तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एपिसोड 23 में और लास्ट एपिसोड ब्लॉकचेन कोर्स का है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट फोर्क के बारे में। यहाँ पे जो आप सॉफ्ट फोर्क में करते क्या है, हार्ड फोर्क में आपने देखा था कम्युनिटी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो ब्लॉकचेन बन जाती है। लेकिन सॉफ्ट फोर्क में जो होता है ब्लॉकचेन में एक अपग्रेड किया जाता है, अपडेट डाला जाता है, जिसके कारण जो होती है ब्लॉकचेन अपडेट हो जाती है और उसमें दो कम्युनिटी नहीं बनती है, ना दो कोई ब्लॉकचेन बनती है, उसमें दो कम्युनिटी डिवाइड तो हो जाती है, यानी कि एक अपने आप को अपडेट कर लेती है, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाती है, लेकिन पार्टिसिपेट दोनों उस ब्लॉकचेन में अपने आप को कर सकती हैं। कैसे करती हैं, चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसे कोई बताया आपके फायदा भी नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं सॉफ्ट फोर्क की। तो सॉफ्ट फोर्क में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो कम्युनिटी में बढ़ जाती हैं। एक वो कम्युनिटी होती है जो अपने आप को सिस्टम को अपग्रेड कर लेती है, एक वो कम्युनिटी होती है जो अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लेती हैं वो नीचे वाली कम्युनिटी है, जो अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करती है वो ऊपर वाली कम्युनिटी है। तो जिसने अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है वो नीचे वाली कम्युनिटी है और ये मेजॉरिटी में, यानी कि बहुत सारे लोग हैं इस पक्ष में है, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि एक ब्लॉकचेन है, उसमें एक अपडेट आया जिसमें से नीचे वाली कम्युनिटी ने अपने आप को अपडेट कर लिया और ये लोग ज़्यादा हैं, और जबकि ऊपर वाली कम्युनिटी कह रही है हम पुराने ठर्रे पे ही चलेंगे। और अपडेट क्या है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। अपडेट ये है कि अभी तक जो इस चैन की जो ब्लॉक की साइज़ थी वो 8 MB थी, लेकिन नए अपडेट के अनुसार यहाँ पे ब्लॉक की साइज 1 MB ही रहेगी। तो इसमें क्या हुआ, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया उन्होंने 0.5 MB का ब्लॉक माइन किया, चूंकि ब्लॉकचेन एक ही रहेगी तो यहाँ पे दोनों लोगों को मानना पड़ेगा। इन्होंने 0.5 MB का ब्लॉक माइन किया, दोनों लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि नया अपडेट 1 MB का कह रहा है तो 1 MB से नीचे कोई बात नहीं। फिर दूसरा ब्लॉक माइन हुआ, वो 1 MB का माइन हुआ, उसमें भी दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि 1 MB नेक्स्ट अपडेट है तो 1 MB तक का भी चल जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने किया क्या, जिन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया उन्होंने पुराने टर्रे पर चलते हुए 2 MB का ब्लॉक माइन कर दिया, जो कि 1 MB नए अपडेट के अनुसार ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा, इनकी बात को नहीं माना जाएगा, इनका ये जो ब्लॉक है इनका फेल कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चैन का रूल लग जाएगा, जो मैंने आपको एपिसोड 5 या 6 में पढ़ाया होगा। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब दो ब्लॉक सेम समय पर माइन होते हैं, जैसे जिन्होंने अपने पुराने ठर्रे वाले लोगों ने क्या किया, ये कम लोग थे, इन्होंने 2 MB का ब्लॉक माइन किया, जबकि दूसरे जो लोग थे उन्होंने 1 MB का ब्लॉक माइन किया। जिन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट कर लिया उन्होंने 1 MB 2 MB, यानी कि एक ही समय पर दो ब्लॉक माइन हुए। तो अब यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा किसका ब्लॉक यहाँ पे घुसेड़ा जाए, उसमें ब्लॉकचेन में किसका बाहर कर दिया जाए। फिर क्या होगा, जो उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट कर लिया है, चूंकि ये लोग ज़्यादा हैं तो ये फटाफट दूसरा ब्लॉक भी माइन कर लेंगे। यहीं से लग जाता है लॉन्गेस्ट चैन का यहाँ पे रूल। और फाइनली क्या होगा, इनका ब्लॉक यहाँ पे ले लिया जाएगा 1 MB 0.8 MB, जबकि इनका 2 MB का ब्लॉक है, उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे हटा दिए जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर मान लीजिए जिन्होंने पुराने ठर्रे वाले लोगों ने आगे लाइन पर उन्होंने 1 MB का ब्लॉक माइन किया, तो फिर इसमें फिर जुड़ जाएगा, दोनों लोगों को इतराज नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से ये चैनल चलती रहेगी। लेकिन इन्होंने रूल के विरोध यदि यहाँ पे कुछ करने का ट्राई किया, जो लोग माइनॉरिटी में जिन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया, तो इनका चल नहीं पाएगा और फाइनली इनका ऐसा ही ब्लॉक यहाँ पे रिजेक्ट होता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो लोग हैं, ये जो कम लोग हैं, इनको अपने सिस्टम को अंततः अपडेट ही करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके अपडेट होती है, इसको हम सॉफ्ट फोर्क कहते हैं, अक्सर तरफ देखते करते हैं। चल बात कर लेते हैं यहाँ पे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी कि ICO की। ICO के असल होते क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा एलॉन मस्क जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 यहाँ पे बिलियनियर है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा, जब इन्होंने अपनी कंपनी बनाई होगी टेस्ला, तो इन्होंने क्या किया होगा, एक पैसा इनके पास होगा, इनिशियल कैपिटल होगा, ठीक है ना। इनिशियल कैपिटल में होगा क्या, इनिशियल कैपिटल इन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। निवेश करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाना स्टार्ट किया। मान लीजिए इनके पास इनिशियल जो कैपिटल था, यानी कि इनिशियल जो उन्होंने पूंजी लगाई, उससे क्या हुआ, प्रोडक्ट एंड सर्विस बनना स्टार्ट हुई। इन्होंने क्या किया, उस पूंजी को क्या किया, इस जो पैसे को है, पैसे के जारी कर दिए शेयर, ठीक है ना। अब शेयर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इन्होंने पूंजी लगाई, ठीक है ना, इन्होंने कार बनाई, कार से फिर कुछ प्रॉफिट भी आएगा, ठीक है ना। कार से इन्होंने प्रॉफिट बनाई और प्रॉफिट से क्या होगा, इन्होंने जो पूंजी लगाई उसके बाद जब भी कार और बनाएंगे, वो सारी कुछ टेस्ला की कारें बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे आएगा और फिर जो इनकी इनिशियल पूंजी थी, जितने पैसा लगाया उससे ज़्यादा पैसा बन जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उस पैसे को बना दिया शेयर में, कि हमारी शेयर का मतलब क्या होता है, अंश यानी कि हिस्सा, यानी कि टेस्ला की 5% शेयर, इस प्रकार से शेयर एक बना दिए और पूरी कंपनी उस शेयर पे ही चलती है, ठीक है ना। 100% शेयर यानी कि किसी कोई कंपनी के खरीद ले तो 100% उस कंपनी का ऑनर बन जाएगा। शेयर का मतलब ये होता है कि आपकी उतनी कंपनी में साझेदारी है। तो मान लीजिए इस टेस्ला की कंपनी में ने शेयर जारी कर दिए, 100% में से 50% तो कम से कम एलॉन मस्क की होल्ड करते हैं, क्योंकि आधी हिस्सेदारी तो अपनी रहनी चाहिए,
और मतलब जितने भी इनके मुताबिक ये बेच भी सकते हैं शेयर को, उससे पैसा भी मिलेगा क्योंकि शेयर की कीमत होती है, ठीक है ना। और शेयर की कीमत उस कंपनी के, मान लीजिए यदि 100% शेयर है तो 100% जो कंपनी की कीमत होगी वो भी 100% शेयर के इक्वल होगी। तो यानी कि जितनी कंपनी ग्रो करेगी उस हिसाब से सबके शेयर ग्रो करेंगे। और ये शेयर क्या होते हैं, मार्केट में लोगों को बांट दिए जाते हैं। ये लोग यहाँ पे शेयर खरीद लेते हैं, यानी कि इनकी कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है। कंपनी प्रॉफिट करेगी, गेन करेगी, लॉस करेगी, वो ऐसा ही लोगों को यहाँ पे झेलना पड़ता है। यदि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो लोगों को भी फायदा होगा, वो अपने शेयर बेच करके पैसे कमा सकते हैं। बात करते हैं आईसीओ, तो फिर क्या होता है। आईसीओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो अभी मैं आपको आगे इसमें समझाता हूँ, लेकिन अभी हल्का समझ लीजिए कि यहाँ पे जो अभी तक आपको शेयर दे रहे थे ये लोग, अब यहाँ पे शेयर नहीं दे करके यहाँ पे आपको टोकन्स या कॉइन्स दे देते हैं, जिससे आप क्या करते हो, उस कंपनी में कुछ भी खरीदोगे टेस्ला की चीज़ तो उसमें आपको कुछ छूट या फिर डिस्काउंट इस तरह से आपको दे दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, 3 टॉपिक यहाँ पे निकलते हैं कि आईसीओ क्या होते हैं, आईडीओ क्या होते हैं, आईईओ क्या होते हैं। तो इनको हम तीनों में छोटा छोटा सब्टल डिफरेंस होता है, चलिए उनको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। आईडीओ की बात करते हैं। आईडीओ जो है ये एक आईपीओ की तरह ही है। हमने पिछले इस वाली इमेज में हमने क्या समझा, ये आईपीओ था, ठीक है ना। ये आईपीओ क्या होता है, शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अपने इंडिया की बात कर लो, सेंसेक्स, बीएससी, एनएससी, एनएसए, ठीक है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह से अमेरिका में भी होता है ना, तो वहाँ पे ऑक्टाफेक्स इस तरह से मतलब चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईपीओ जो होते हैं वो वहाँ की देश की शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो आईपीओ का यदि रियल एग्जांपल हम क्रिप्टो में देखना चाहें तो यहाँ पे 3 तरह की चीजें होती हैं क्रिप्टो में। उनका दरअसल कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि तीनों चीजें एक ही हैं, यहाँ पे डिफरेंस होता है। आईडीओ जो होता है उसका जो पैसा होता है वो कंपनी में डायरेक्ट जाता है, कंपनी उसका यूज कर सकती है। उसकी कंपनी यदि ग्रो करेगी तो उसका प्रॉफिट होगा, कंपनी लॉस करेगी तो उसका लॉस होगा। आईडीओ का सिंपल सा तरीका आप इसे समझ लीजिए, आईडीओ का मतलब होता है इनिशियल डेस्क ऑफरिंग, यानी कि उसमें जो कस्टमर होते हैं वो इनिशियल फेस में पैसा कंपनी को देते हैं, कंपनी ग्रो करती है तो आईडीओ के हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है, उतना एलोकेट के हिसाब से जितनी उनकी साझेदारी उस कंपनी में, मतलब उस कॉइन या टोकन के क्रिएटर ने उनको दी होगी लोकेशन, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट और लॉस उनको उस हिसाब से दे दिया जाता है। तो ये होता है आईडीओ। उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस आपका पैसा चला जाता है, लेकिन उसमें लॉस के भी चांसेस रहते हैं, हाईली रिस्की चीज़ है। आईडीओ इज रियल टाइप ऑफ आईपीओ इन प्रेजेंट टाइम। जो आईपीओ आप देखते हो उसका यदि सही मतलब यदि क्रिप्टो मार्केट में देखना हो तो आईपीओ का सही मतलब आईडीओ होता है, ना कि आईसीओ होता है। क्योंकि आईडीओ में कंपनी के पास पैसा सच में जाता है। अब आप कहोगे आईसीओ मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि आईसीओ में क्या होता है, इसमें आपको कॉइन या टोकन आपको मिल तो जाती हैं, लेकिन उसका आपके पास मतलब एक तरीके से वो पैसा आप ही के पास रहता है, वो कंपनी थोड़ी ना खर्च कर सकती है आपका पैसा। तो आईडीओ में कंपनी आपका पैसा, या फिर क्रिएटर कंपनी में बार कह रहा हूँ, कंपनी का मतलब ये है कि क्रिएटर जो है उस कॉइन या टोकन का या फिर कंपनी का, वो उसके पास आईडीओ में पैसा रियल में जाता है और कंपनी लॉस या प्रॉफिट जो भी करेगी दोनों का फायदा लॉस आपको होगा। आईसीओ में क्या होता है, आईसीओ में मान लीजिए मुझे आज से 3 साल बाद एक कंपनी खोलनी है, उसको क्या करेंगे, हम कॉइन आज से लॉन्च कर देंगे, हम आपको डिस्काउंट में यानी कि ऑफर में या फिर किसी प्राइस पे आपको हम आईसीओ में जो है आपको कॉइन या टोकन दे देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखना, आईसीओ में कभी भी गारंटी नहीं होती एक्सचेंज पर लिस्ट होगा या नहीं होगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आईईओ में क्या होता है, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। इसमें एक्सचेंज जो होता है वो प्राइवेट सेल के जरिए या फिर टोकन या कॉइन को एक बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको दे देता है और उसके बाद यहाँ पे गारंटी होती है कि वो लिस्ट भी करेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया। यदि आईपीओ का रियल एग्जांपल यदि क्रिप्टो मार्केट में लेना हो तो उसका होता है आईडीओ, इनिशियल डेस्क ऑफरिंग, ना कि आईसीओ होता है। तो ये सबटल डिफरेंस उसके बीच में समझ लेना, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट की बात करते हैं इथेरियम 2.0। इथेरियम 2.0 की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि रोबो 2.0 इस तरह से हमने देखा होगा, तो इथेरियम पहले था, अब इथेरियम 2.0 की जरूरत पड़ी। इथेरियम 2.0 की जरूरत ये पड़ी, स्केलेबिलिटी की यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी कि जो फीस अभी तक आपको लगती थी बहुत ज़्यादा और समय जो लगता था वो यहाँ पे स्केलेबिलिटी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और जो कि यहाँ पे इथेरियम 2.0 में बहुत सारे वैलिडेटर्स होंगे, तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन होगी। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर माइनर्स नहीं कहा जाता है, चूंकि प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ जाएगा इथेरियम प्रूफ ऑफ माई वर्क से, तो यहाँ पे वैलिडेटर्स कहा जाएगा, ना कि यहाँ पे माइनर्स कहा जाएगा। तो ये शब्द याद रखना। और यहाँ पे नए ब्लॉक को अटैच करने को यहाँ पे एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सस्टेनेबल, ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैलिडेटर्स होंगे। अच्छा यहाँ पे कौन सी अपग्रेड है जो इथेरियम 2.0 में की जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पे इथेरियम 2.0 बना है। यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ वर्क से इसका जो मैकेनिज्म है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ जाएगा और यहाँ पे शार्डिंग एक इसमें लगा दी जाएगी। शार्डिंग दरअसल एक तरीके से टेक्नोलॉजी के तरीके से आप समझ लिखते हैं, और मैं आपको शार्डिंग बताऊंगा कि शार्डिंग दरअसल होती क्या है। बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक में। प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स बनने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वैलिडेटर्स आपको बनने के लिए, यानी कि जिस तरह से
माइनर्स होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क में, उसी तरह से जब ये इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ जाएगा तो उसमें आपको वैलिडेटर्स भरने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ इथेरियम यहाँ पे इनको देने पड़ते हैं, इथेरियम के लॉकर में रखने पड़ते हैं, यानी कि इथेरियम को आपको यहाँ पे स्टेक करना पड़ता है। कितने इथेरियम लो, हमें यहाँ पे वैलिडेटर्स बना दो, हम क्या करेंगे ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेंगे और नए ब्लॉक जनरेट करेंगे, यानी कि अटैच करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैलिडेटर्स आप बन जाते हो, कुछ यहाँ पे क्वांटिटी होती है जो आपको इनके पास रखनी पड़ती है। यदि आप सही से ईमानदारी से काम करते हो तो आपको इथेरियम आप जब पाओ तब वापस उठा करके आप अपने वैलिडेटर्स की वो जो आप छीन सकते हो, मतलब अपनी वैलिडेटर्स की वो आपको मिल जाएगी और आपके जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपने जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे जमा किया होगा, स्टेक किया होगा तो इथेरियम वो भी आपको मिल जाएगा, और प्लस आपने जो भी यहाँ पे काम किया होगा, ट्रांजेक्शन फी जितनी भी आपने ब्लॉक को माइन किया होगा वो सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये होता है एक वैलिडेटर्स, ठीक है ना। ये नए ब्लॉक को एडजस्टमेंट करता है, तो ये होता है, ठीक ना। तो वैलिडेटर्स आप अपना इथेरियम वहाँ पे स्टेक कीजिए, स्टेक करने के बाद वहाँ पे काम कीजिए, जो भी ट्रांजैक्शन फी आप जितना भी वहाँ पे काम करोगे, जो माइनर एक करता था उस केस में, यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक में ये वैलिडेटर्स करता है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनर हम इसको नहीं करते हैं क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक का मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। बात कर लेते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक में मतलब यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे कंप्यूटर होते हैं, सारे कुछ यहाँ पे माइन करते हैं, इसका भी एक नियम है तो उसको भी समझ लीजिए। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में मेजर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बात कर लेते हैं। माइनर्स प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क में जो है माइनर्स हम कहते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स कहते हैं, जो ब्लॉक को माइन या एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क में जो है हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की रिक्वायर्ड होती है। प्रूफ ऑफ वर्क में एग्जाम्पल ले लो बिटकॉइन का। प्रूफ ऑफ स्टेक में जो होता है वो मोबाइल और लैपटॉप हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती प्रूफ ऑफ स्टेक में। प्रूफ ऑफ वर्क में लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई पावर कंजम्पशन चाहिए होता है प्रूफ ऑफ वर्क में, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं होती क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क में जो होता है जितनी ज़्यादा आपके पास हैशिंग पावर होगी उतनी ज़्यादा ब्लॉक को माइन कर पाओगे, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है जितना ज़्यादा आपके पास इथेरियम होगा उतना ज़्यादा चांस है कि आप ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉक को वैलिडेट कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप वहाँ पे स्टेक करोगे। और एक चीज़ और प्रॉपर्टी याद रखना कि इथेरियम आप कितने पुराने हो इथेरियम को वैलिड स्टेक किए हुए, इसमें दो चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा आपके पास इथेरियम होगा और जितना पुराना आपका इथेरियम स्टेक होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रैंडमली ज़्यादा यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक में चुना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे अटैक करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क पे 51% हैशिंग पावर इज रिक्वायर्ड, यानी कि 51% यदि हैशिंग पावर आप एक्वायर कर लेते हो प्रूफ ऑफ वर्क पे आप यहाँ पे अटैक कर सकते हो। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में आप अटैक करने के लिए 51% ऑफ स्टेक रिक्वायर्ड होती है, जो कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है। आप कहोगे कि आदि हम खरीद लें इथेरियम तो हम यहाँ पे अटैक कर देंगे, नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसके लिए भी कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट बनाई जाती हैं ताकि इस तरह के घटनाएं ना इन फ्यूचर यहाँ पे हो सकें। हो सकता है कोई यहाँ पे बिलियनियर खरीद ले आधा तो अटैक कर दे, ये मत सोचिए क्योंकि इसके लिए भी यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। प्रूफ ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंपटीशन होता है, यानी कि जो पहले माइन कर ले बिटकॉइन या फिर इस तरह से समझ लीजिए प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, रैंडम यहाँ पे सिलेक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे याद रखिए, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब रैंडम चुने जाते हैं, मतलब उसमें कोई ये नहीं होता है कि जो पहले यहाँ पे माइन करेगा, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रैंडम चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या देखिए, शार्डिंग में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शार्डिंग क्या होती है। तो शार्डिंग की बात करें तो यहाँ पे अभी तक क्या होता था, जैसे यहाँ पे इसने ब्लॉक कोई माइन किया, पहले वाले कंप्यूटर ने क्या किया, ब्लॉक एक माइन कर लिया। अब सारे लोग यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, उसको देखेंगे कि सबसे पहले कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल समझ लीजिए। शार्डिंग को समझने से पहले क्या होता था कि एक ब्लॉक इसने माइन किया, तो ब्लॉक को माइन करने के चक्कर में ये सारे कंप्यूटर क्या करेंगे, सारी नोट्स क्या करेंगे, इसके ब्लॉक को देखेंगे कि इसने सही माइन किया है, फिर कोई मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, तो ये सारे ब्लॉक को यहाँ पे देखते थे। तो इनका फालतू में यहाँ पे इनका क्या मतलब, मजा तो ये मारेगा पहले वाला, ठीक ना, तो इनका सबको तो क्या मतलब, तो इसलिए यहाँ पे एक शार्डिंग लाया गया। तो शार्डिंग का दरअसल इसमें होता क्या है कि इसमें और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोड भी पड़ेगा इसमें सारी मैकेनिज्म को याद रखने में। शार्डिंग में क्या किया गया, एक ब्लॉकचेन जो बड़ी ब्लॉकचेन थी, क्योंकि अभी तक यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकचेन जितनी यहाँ पे ट्रांजेक्शन बढ़ती जाएंगे उतनी ब्लॉकचेन लंबी होती चली जाएगी और सारा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट बल्कि होता चला जाएगा, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे एक ही नेटवर्क में लगे होंगे। शार्डिंग में क्या हुआ, शार्डिंग में ये हुआ कि ब्लॉकचेन को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। अब क्या किया गया कि नोट्स को एक एक छोटी छोटी चैन में बांट दिया गया, उन छोटी छोटी चैन को कुछ नोट्स को अलॉट कर दिया गया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जो ब्लॉकचेन थी, ये मैंने आपको ब्लॉकचेन को दर्शाया था इस बड़े वाले डिब्बे से, ठीक है ना, ये बड़ी ब्लॉकचेन है, इसको छोटे छोटे ब्लॉकचेन में बांट दिया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो कि ब्लॉकचेन को छोटे छोटे डिब्बों में बांट दिया गया, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी। तो इस तरह से 3 डिब्बों में ब्लॉकचेन को बांट दिया गया। सॉरी 3 डिब्बों में नहीं, मतलब ये छोटी छोटी ब्लॉकचेन में बांट दिया जाता है। मैंने यहाँ पे सब सारी तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, यहाँ पे जो पर्टिकुलर कुछ यहाँ पे नोट्स होंगी उनको यहाँ पे ब्लॉकचेन को दे दिया जाता है छोटी छोटी करके। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे काफी कुछ इससे शार्डिंग करने से फायदे होंगे। फायदे क्या होंगे, अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन पर सेकेंड जो
था वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं तो छोटे छोटे लोग सब लोग काम कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पर सेकंड जो स्पीड होती वो बढ़ जाएगी। हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे इलाके हैं, है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे काम अपने आराम से हार्डवेयर से कर सकते हो। मोर मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैलिडेटर ज्वाइन कर पाएंगे और यहाँ पे लेस एनर्जी कंजम्पशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसे कहते हैं हम शार्डिंग, ठीक है ना। अब शार्डिंग के यहाँ पे कैसे मतलब इसको मिलाया जाएगा, तो शार्डिंग से पहले अभी चल रही है पैरेलल, जो अभी जो उनका डॉक्यूमेंट मैंने देखा पढ़ा, तो उसमें अब ये दिखाया जा रहा है कि जो अभी चल रही है पैरेलल वो बीकॉन चल रही है, बीकॉन चैन, ठीक है ना। बीकॉन चैन को जब इथेरियम मेननेट से मिला दिया जाएगा तो ये बन जाएगी बीकॉन चैन और इथेरियम मेननेट। और जब बीकॉन चैन और इथेरियम मेननेट को मिला दिया जाएगा शार्डिंग से, तो ये तीनों चीजें मिलकर बना देंगी बीकॉन चैन प्लस इथेरियम मेननेट प्लस शार्ड चैन। जब ये तीनों मिल जाएंगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाएगा इथेरियम का। या फिर मान लीजिए इन फ्यूचर जब ये इथेरियम 2.0 हो जाएगा, जब ये शार्डिंग और बीकॉन चैन इथेरियम मेननेट ये तीनों चीजें मिल जाएंगी इनमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आल्ट कॉइन की। आल्ट कॉइन क्या होती है? आल्ट कॉइन ऐसे सुन लीजिए कि इनका बिटकॉइन को छोड़ करके जितनी भी सारी कॉइन्स होती हैं वो सबको आल्ट कॉइन कहा जाता है, ठीक ना। सारी टोकन या कॉइन बिटकॉइन को छोड़ करके सबको यहाँ पे आल्ट कॉइन कहा जाता है। आल्ट कॉइन की जरूरत क्यों पड़ी? आल्ट कॉइन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर किसी का अपना अपना कैपेबिलिटी होता है, उसका हर किसी अपने सोच के हिसाब से आता है, तो उसका अपना अपना फंडामेंटल होता है। हर कॉइन या टोकन ये थोड़ी ना होता है कि आल्ट कॉइन है कि वो है कि उसका फंडामेंटल, उसका प्रोटोकॉल कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया गया होता है। हर चीज़ की अलग अलग डिजाइनिंग होती है, ठीक है ना। जैसे बिटकॉइन की थी, मैंने आपको अभी तक बताई थी। तो आल्ट कॉइन भी बिटकॉइन को छोड़कर सारी जो कॉइन या टोकन होती है उनको सबको आल्ट कॉइन कहा जाता है। लास्ट में बात करते हैं, ये हमारा जो आज का ब्लॉकचेन कोर्स था, जो भी है मैंने आपको 23 एपिसोड में कम से कम 4 से 5 घंटे का जो लेक्चर दिया वो सारा कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। और अभी यदि इन फ्यूचर कोई नई डेवलपमेंट आई तो उसका भी हम लेंगे। ये नहीं होता है कि यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन ये मान लीजिए कि यहाँ से खत्म हो चुका है, कल हम शुरू करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अब से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी और ये सारा चीज़ें हमारी जो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। यदि आपको कुछ हमें सपोर्ट करना हो तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मैंने यहाँ पे यूट्यूब पर पहली बार आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है, ठीक है ना, इंडिया में।